बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं अर्मिला हासिर। एक्चुअली मैं बोलने से पहले चेक किया, नहीं मैंने बोलने से पहले चेक किया। मैं इमरान हसन समीद और दुआ के साथ इसी वाले ने वॉलपेपर भी देख लिया अभी अर्मिला हसन का। इन्होंने बाइपर जॉय के साथ लगता है इज़हारी यकजहती किया है, कुछ उस तरह का टोन रखा है अपने वॉलपेपर का। अब आप मत एक्सप्लेनेशन पूछिएगा कि मैंने ये क्यों कहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, मेरे लिए खतरे की बात है। अच्छा जी, सिंध की साइली पट्टी से इस वक्त जो ताज़ा तीन खबरें, बल्कि थोड़ा सा पहले शहर गुजरात की, भारतीय शहर गुजरात की बात कर लेते हैं। चूंकि बाइपर जॉय के बारे में काफ़ी बात हो रही है तो इसलिए ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। ये भारतीय शहर गुजरात के अंदर मुकम्मल तौर पर लैंड कर चुका है, उस बॉर्डर से टकराया है। कुछ विजुअल्स भी एक्सक्लूसिव हमारे साथ हैं जो हमने हासिल की है। महकमा मौसमियात अब ये कहता है उनके 28वें अलर्ट के अंदर कि तूफान केटी बंदर से 135 किलोमीटर के फासले पर है और ठट्टा से 130 किलोमीटर के फासले पर रह गया है, जो कि बहुत ज्यादा फासला नहीं है। कराची से ये समुद्री तूफान 220 मीटर की दूरी पर है। सो इस तरीके से बाइपर जॉय इस वक्त बढ़ रहा है और हमने इनिशियली इसी के ऊपर बात करी। बिल्कुल, और आपको पता है कि जैसे कल से ही हम अलर्ट के हवाले से बात करें और महकमा मौसमियात ने कई अलर्ट इस हवाले से जारी भी किए हैं। और जो तूफानी सर्कल है इसके अतराफ में हवाएं 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जो कि अच्छी खासी शिद्दत है। और कल कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि इस तूफान की गुजरात के से टकराने की वजह से कुछ इंटेंसिटी जो है या इसकी जो शिद्दत है वो उसमें जोर टूट गया, इस तरह का टर्म्स इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन होपफुली जी कि पाकिस्तान के जो साइली पट्टी से जो केटी बंदर से टकराने के हवाले से हम बात करें, उसमें जब ये टकराएगा तो इतनी इसकी इंटेंसिटी नहीं है। 82,000 अफराद का इनखला किया गया है मुख्तलिफ साहिली इलाकों से, जिस पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहा। चूँकि तूफ़ान तो आना है, तूफ़ान से तो आप उसको तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं, ख़ासतौर पर उस आबादी के लिए जो समंदर के आसपास मौजूद है। सो 82,000 अफराद का इनखला किया गया है। इनिशली हुकूमत को, और चूँकि पाक फ़ौज भी वहाँ पर तैनात है, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहा उनके लिए। एक बात मैं कल भी कर रहा था कि अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है अपने घर को छोड़कर जाना। और हमारी अभी भी दुआ है कि लोगों को अपना घर न छोड़ना पड़े और आर्जी तौर पे अगर छोड़ा है तो वो जल्द वापस आ जाएं और उनके घर भी ठीक ठाक रहें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चोरियां वगैरह हो और कल हमें किसी एक्टर की सोशल मीडिया पे वीडियो भी देख रही थी, वो भी कहीं डीएचए के अंदर रहते थे और वो भी कह रहे थे कि उनके घर को खाली कराने के हवाले से कह रहे हैं वो अपना घर खाली नहीं करना। आई डोंट नो दिस नेम एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट मैंने देखा था। मुझे तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो विलिंग नहीं है अपने घर बार छोड़ने के लिए। और बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि जब वो वापस आते हैं तो लुटपुट गए होते हैं उनके घर की चीजें खराब हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। वैसे ये भी तो फिर स्टेट की जिम्मेदारी है कि अगर आप घर खाली करा रहे हैं तो फिर कम से कम उनकी सिक्योरिटी तो रखें कि कोई उनके इमलाक को नुकसान ना पहुंचाए, कि उनकी चीजें चोरी ना करे। उन बेचारों की चीजें भी तो एक दिन में नहीं बनती है। लेकिन यू कैन सी द टाइड्स यार, कितनी ऊंची किस्म की ये लहरें हैं। रिपोर्टेडली 10 से 20 फीट तक, 30 फीट तक भी बुलंद लहरें देखने में आ रही हैं। और नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए जो पाक फौज है इसके दस्ते तैनात हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, उसके साथ साथ एक और फैक्टर भी था कि लोगों को कल जी उन्होंने सी व्यू पे जाने से मना किया। कल कराची आइट्स तूफान देखने के लिए सी व्यू के ऊपर मौजूद थे और मैंने कुछ फुटेजेस देखी जिसमें पुलिस वाले बेचारे तरले मिनते कर रहे थे कि प्लीज आप यहाँ से हट जाएं, लहरें बुलंद हैं, खुदा न खास्ता कोई भी वाकया पेश आ सकता है। और अब जो कराची है इसमें मुसाफिर गाड़ियों की आमदोरफ्त के हवाले से भी पाबंदी आयद की गई और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसका लाइसेंस जो है वो मनसूख या उसके जो परमिट है वो मनसूख होंगे। सो लिहाजा ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारी आवाम है इनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो सही चीज़ों के लिए नहीं है, अजीबो गरीब चीज़ों के लिए है। एंड आई वंडर कि क्यों जा रहे हैं सी व्यू के ऊपर और वहाँ पर ये देखने के लिए कि तूफान अपने साथ क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। तूफान आ रहा है, प्लीज ट्रस्ट अस, हम आपको मोटर बाइक्स, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर नहीं लेके आ रहा आपके लिए। हमारी कराची हाइट्स ऐसा नहीं है। आप प्लीज अपनी जान का ख्याल करें और इंतजामिया को जितना बच्चे लेके गए हुए थे भाई, कम टफ टाइम में होता ही है। देखिए हमारी इंतजामिया के पास वसाइल बहुत महदूद है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारी इंतजामी मसाइल से हमें ये देखना पड़ेगा। तो चाहे हमारी फौज है या पुलिस है या दीगर इंतजामी इदारे हैं, वो एक लिमिट तक काम कर सकते हैं ना। वो एक तरफ आपको रेस्क्यू करें, आई मीन उन लोगों को जो मुतासिर हो रहे हैं, दूसरी
जाने वो ये जो सी व्यू पे जाने वाले लोग हैं इनको लुक आफ्टर करें, तो वो क्या क्या करेंगे बेचारे। तो आप प्लीज उनका भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें। वी अंडरस्टैंड सम और क्यूरियोसिटी होती है कि देखें क्या हो रहा है, लेकिन फैमिलीज लेके जाना, बच्चे लेके जाना, इट इज डिजास्टर इन एडवेंचर और एडवेंचर इन डिजास्टर, कुछ इसको ऐसा कहा जा सकता है। मेरे ख्याल में प्लीज एहतियात करें, बच्चों को ना लेके जाएं। अपने लिए कौम पता नहीं क्या शौक है, लेकिन बच्चों को प्लीज एहतियात करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और यही हमारी चूंकि आज की बड़ी खबर भी है, लेकिन उसके साथ साथ जी हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौन है इस हवाले? आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो हमें कराची से अपडेट करेंगे कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस पर भी बात कर ले। तनवीर साहब भी हमारे साथ ठट्टा से मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया भी, और आफ्ताब खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तनवीर साहब आपकी जानिब आएंगे, बदीन और ठट्टा के हवाले से हम बात करते हैं और उस दिन आप हमें रिपोर्ट भी कर रहे थे। क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन वहाँ पर, और क्या जो फैक्टर्स हैं जो आपने अभी तक नोटिस किए हैं, क्या अपडेट्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पहले आप ज़्यादातर तो जिक्र अपनी गुफ्तगू में आप कर गए हैं, वही सूरत हाल यहाँ है। खफोरास भी बहुत है, पर जो 2-3 दिन से बारिश भी का सिलसिला और हवाओं का सिलसिला है, तो उससे मौसम खुशगवार भी है, उसके लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन सहली जो इलाके हैं, पट्टी है, वहाँ तो लोगों में खौफ-ओ-रास है। एक हद तक तो जो बिल्कुल जहाँ हिट करना है वहाँ से तो लोगों को निकाला गया, इनकला कर दिया गया इंसानी आबादियों का। लेकिन और भी बहुत से देहात है, उन एरिया में जो देहात है वो लोग अभी तक भी अपने घरों में ही हैं। वो कुछ तो निकलना नहीं चाह रहे। इंतज़ामिया ने कोशिश की है जो है कि वो किसी न किसी तरीके से इनकी जानों को महफूज किया जाए, पर वो कहते हैं कि हमने पहले भी तूफान देखे हुए हैं, और फिर कैंपों पे हर कोई उधर मुश्तरक इकट्ठा रहा जाता है, फैमिलियाँ जो भी होती हैं। तो वो कुछ लोग जो है वो अपनी फैमिली को इस तरह के माहौल में नहीं लेके जाना चाहते। तो ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने भी, ज़िला हुकूमत ने भी कल जो है हमारा जो 0 पॉइंट जिसको हम कहते हैं सजावल और बदीन के बीच में सहली मेन जो सबसे बड़ी बस्ती है वो तो खाली हो चुकी है माहीगीरों की, लेकिन उसके रास्ते बंद कर दिए थे, पुलिस और रेंजर्स को भी खड़ा कर दिया था। लेकिन वही बात है कि लोग जो है वो फिर देखने जा रहे थे कि वहाँ क्या है, रोकने के बावजूद भी वहाँ तो सबको पता है कि वहाँ तो अब कुछ भी नहीं है, सिवाय को साफ ही एक इक्का दुक्का मिलेगा, बाकी तो वहाँ कोई भी नहीं है जो है। तो लोग फिर भी उसके बावजूद भी खतरा रिस्क लेके जा रहे हैं। हम आपसे लाइव बात कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट ये भी है कि इसके इम्पैक्ट के बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि जो गुजरात के विजुअल्स हमने देखे वो बड़े खतरनाक विजुअल्स थे, ओब्वियसली इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है बाइपर जॉय की। तो इस वक्त मौसमी लिहाज से मामलात कंट्रोल में है, कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल तो नहीं बनी अभी तक? नहीं, अभी तक तो कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पे हालात ये है कि आप जो है ना वो जो तूफान तो टल जाएगा या आके गुजर जाएगा, जो होना है अल्लाह ताला उसमें रहम ही करे। लेकिन यहाँ का सिस्टम, मतलब ड्रेनेज सिस्टम जिसको कहते हैं, वो शहरों का हो या शिमलाले जो हो, जब बिजली देखें 2-3 दिन से जो है मुसलसल बंद है, और रात से पूरे बदीन शहर में बंद है। इनको जब तूफान आ गया फिर तो इनको हेस्को जब आप डालोगे बहाना मिल जाएगा कि भाई वो तो तूफान आया था उसमें, फिर तूफान से पहले ही आप जो है वो पूरा दिन और पूरी रात बिजली बंद है। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हर साल उस पर अरबों खरबों रुपये जो है वो जारी होते हैं, काम भी होता है। और मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा निकासी आब का जो मनसूबा है, जिसको हम LBOD या लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन कहते हैं, वो भी पूरे सिंध का पानी लेके बदीन से ही गुजरता है और फिर समुद्र में जाके वो खारिज होता है। तो वो 99 का जो समुद्री तूफान आया था, तो समुद्र की साइड पे जो सिमनाला था वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का, वो उस टाइम उसको उसके किनारे उसने पुश्ते उड़ा के रख दिए थे। आप देखें कि 24 साल हो गए हैं, ये उसकी मरम्मत नहीं कर सके, उसको बहाल नहीं कर सके। अब पानी ऐसे पानी के रहमो करम पे जब सैलाब आता है तो वो मीठे पानी जो दरिया का पानी होता है। That's so unfortunate। तनवीर साहब, आपसे मजीद भी बात करते हैं, जो कि आफ्ताब खान भी हमारे साथ मौजूद है, कराची की सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं। आफ्ताब साहब, शुक्रिया आपका भी। क्या अपडेट्स हैं कराची को लेकर, और अभी जो फासले के हवाले से भी बात करेंगे, और अभी जो मैं शुरू में बात कर रही थी आवाम की जो सर्विलेंस है या उनकी चेक एंड बैलेंस है, उनको रोकना है, वो भी एक चैलेंज है मुझे लगता है इंतज़ामिया के लिए। क्या देखा आपने इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये चैलेंज तो माजी में भी रहा है। चाहे वो एक इमारत भी अगर शहर में गिरती है तो लोगों का यही रवैया रहता है, जो हम गुज़श्ता 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, कि अगर रज़ाकारों की तादाद 10 होती है जो रेस्क्यू कर रहे होते हैं, या 15 होती है, तो वहाँ 1500 लोग खड़े होते हैं
सिर्फ वो तमाशा देखने वाले। इसी किस्म के मनाज़र बहरहाल पे, साइंस पिट पे, हॉक्स बे पे कल भी ये सिलसिला जारी रहा। इदारे पूरे दिन जो है लोगों को जो मुंतशिर करते रहे विशल के ज़रिए, मेगाफोन के ज़रिए। लेकिन ये कि इसमें सबसे जो गंभीर सूरत हाल पैदा ये हो रही थी कि लोग बाकायदा गाड़ियों में भर के अपनी फैमिलीज़ के साथ भी पहुँच रहे थे। इस तनाजुर में सिंध पुलिस की जानिब से कई FIRs भी की गई है, कुछ लोग गिरफ़्तार भी हुए आज से कोई 3-4 दिन पहले। तो ये सिलसिला तो बहरहाल जारी था कल भी। इसके अलावा अगर तूफ़ान से इसके कराची से फासले की बात करते हैं तो इस वक्त कराची के जुनूब में तकरीबन 220 किलोमीटर के फासले पर है और सबसे कम फासला अभी भी केटी बंदर से है। अभी जो 28वां अलर्ट जारी किया है महकमा मौसमियात ने, वो कि वो रात गए जारी किया है तकरीबन 2:30 से 3 बजे, लेकिन वो अब तक का ताज़ा तरीन है। और उसके मुताबिक जो है वो जो गुजरात पोर्ट है भारत की, उसका जो पोर्ट एरिया है जखाओ, वहाँ पे जो है ये उसको क्रॉस कर चुका है। और अब जो है तूफ़ान इस वक्त जो है पाकिस्तान और भारत के जो है वो संगम के ऊपर है, यानी जो दोनों जानिब का इलाका है वहाँ पर ये मौजूद है। और इसमें अब ये इम्कान ज़ाहिर की है कि कल सुबह जो है ये तूफ़ान जो है वो कमज़ोर होगा, यानी 1 दर्जे नीचे आएगा और ये फिर से ट्रॉपिकल साइक्लोन रह जाएगा। और उसके अगले मरहले में यानी 16 जून की शाम को जो है ये वापस डिप्रेशन यानी दबाव में तब्दील हो जाएगा। ये वो शक्ल है इसकी जो दूसरा दर्जा हुआ था, क्योंकि जब ये लो प्रेशर से डिप्रेशन बना था तो समझे कि ये बिल्कुल ही आखिरी दर्जे से 1 दर्जे ऊपर का होगा, सिर्फ एक दबाव रह जाएगा और उसके बाद इसकी शिद्दत यकीनी तौर पर उस किस्म की नहीं रहेगी। लेकिन ये तूफ़ान अपने साथ जो हवाएं और दीगर जो बादल और जिस किस्म की तुग़यानी ये समंदर में लेके चला है, तो उसके असरात बहरहाल न सिर्फ कराची बल्कि दही सिंध के उन अज़ला में जिसके बारे में पहले ही पेशगोई की गई थी वहाँ पर ये नमूदार होंगे। कराची की अगर बात करूँ तो इस वक्त मौसम जो है कभी अबर आलूद और कभी जो है मतलब साफ हो जाता है। ये जो लोग देखने गए हुए थे तूफान, किसी से बात हुई आपकी, उनको कुछ दिखा? क्या दिखा उनको, पूछा आपने? जी, इसमें एक बहुत बड़ी तादाद तो वो जो सोशल मीडिया पे जो लोग ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे इसके लिए काम कर रहे होते हैं वो भी एक बहुत बड़ी तादाद थी। और इसके अलावा जो है और उसमें ये भी बताया गया कि कल भी कुछ टिकटॉकर जो गिरफ्तार भी हुए वहाँ से, क्योंकि वो बार बार जो है वो वायलेट कर रहे थे इस तमाम तर मामलात को। तो उसके अलावा जो है एक मुहिम जुई जो है वो शौक़ होता है, जो लोग देखना चाह रहे होते हैं कि लहरों की बुलंदी देखें। हालांकि वो समंदर नॉर्मली जो है वो अपने सिर्फ एक पुश्ते को अबूर करता है, बाकी इस तरह की सूरत हाल तो अभी पैदा नहीं हुई है, लेकिन लोग अपने जान जो है जोखों में डाल के जो है वहाँ तक बिला वजह पहुँचते हैं, जो कि परेशानी का बायस बन जाता है अपनी ज़िंदगी से। जी, तनवीर साहब भी चूँकि तनवीर साहब एक तो ये बताइए कि हम अक्सर ऐसे मौक़ों पर अवामी नुमाइंदों को भी याद करते होते हैं जिनको लोग वोट दे के असम्बलियों में भेजते हैं, तो क्या सर कोई अवामी नुमाइंदे ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं आपको रिलीफ कैंप्स के अंदर? यकीनी तौर पे जो मैंडेट है यहाँ पे आई बिलीव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या GDA का होगा, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, क्योंकि इलाका तो ये GDA का भी है। तो क्या अवामी नुमाइंदे ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं इस सूरत हाल में? हाँ, बिल्कुल। जो है यहाँ से सूबाई मिनिस्टर असमा राव वो भी नज़र आए काफ़ी कैंपों पे। एडवाइज़र हैं CM के हाजी गुलाम रसूल बख्श चांडियो, वो भी। और यहाँ से GDA की रुकन है साबिक़ कौमी असम्बली डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जो वो तो अभी नहीं है पार्लियामेंट में, वो 2-3 दिन पहले इसी पट्टी में दिखाई दिए थे। अपना जिसको सहली इलाका ही हम कहते हैं, 2-3 यूनियन कौंसल जो है। हसनैन मिर्ज़ा उसका हल्का तो ये नहीं है, टंडोबागो है उसका जो है, लेकिन वो भी एक दिन के लिए हमें मतलब मुलाकात हुई थी। तो पर उनके पास तो वो वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट के वसाइल तो पीपल्स पार्टी के जो है वो अपने तौर पे वो जो कर रहे हैं कैंपों तक जो है। लेकिन अच्छा मजे की बात यह है कि जो कैंपों पे लोग हैं उनको तो खाना मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, वहाँ तिब्बी मेडिकल कैंप भी है, मोबाइल यूनिट भी है। लेकिन उसी पट्टी में जो आम लोग रह रहे हैं, गरीब लोग जो झोंपड़ियों में, उनका यह है कि हम भी तो इसी खतरे में अपने घरों पे रह के खतरे में है, हमें जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही, हमें जो है वो इस मौके पे जो है कोई राशन या वो चीजें नहीं दी जा रही। सबसे अच्छा जो कैंपों में लोग हैं वो माहीगीर हैं ज्यादा। अब उनको 10 दिन हो गए हैं, बेरोजगार हैं। वो कहते हैं कि ठीक है हमें खाना तो मिल रहा है, हम तो कर्ज लेके और पता नहीं किस किस तरह अपनी जिंदगी को खुशियां गमियां गुजारते हैं। 10वां दिन है, हमें झींगे मछली का जो शिकार है उस पर पहले बंदिश थी खुले समुद्र में, और अब हम रिलीफ कैंपों में आ चुके हैं। तो बेरोजगारी भी यहाँ जो है वो माहीगीरों की ज्यादा तादाद है कैंपों में, तो इसलिए
तो सही खवातीन जो है वो ज्यादा परेशान है। वहाँ जो है ना वॉशरूम का इंतजाम नहीं है, अच्छा, कहीं नहीं है किया भी गया। तो कहीं ओह। सरकारी स्कूल में तो ओके। वो बहुत ही एक आधा होता है। ये तो बड़ी सैकड़ों के हिसाब नेग्लिजेंस से है, क्योंकि मुतासरीन है। खवातीन, बच्चे, फैमिलीज है जहाँ पे, या इंसान है, तो ओबियसली ये तो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। वॉशरूम्स का ना होना, अगर हमें कोई भी अथॉरिटी इस हवाले से देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो हम ये ज़रूर अपील करते हैं कि कम से कम ये बुनियादी चीज़ है, वॉशरूम की फरहमी, ये ज़रूरी है और सफाई के लिए। और फिर ऐसी वजूहात पैदा हो जाती हैं जिससे फिर बीमारियाँ फैलती हैं कैंप्स के अंदर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। बीमारियों में इजाफा भी हो रहा है। जी 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 जी, आप दोनों हमारे नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी मुफस्सिल तरीके से हमें इस वक्त जो सूरत हाल है फ्रॉम बदीन एंड कराची हमें आगाह करे थे आफ्ताब साहब। और साहब उम्मीद है कि हम आपको बता पाए हैं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल, उसकी तस्वीर आपके सामने रख पाए हैं। और ये भी उम्मीद और दुआ है कि अल्लाह करे इस सिचुएशन से जो 82,000 इंसान है ये जल्द निकलें और वापस की सूरत हाल आए रूटीन की तरफ। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, कल एक और कराची के हवाले से बड़ी खबर थी, एंड दैट वाज अबाउट मेयर कराची। पीपल्स पार्टी का एक पुराना सुहाना सपना जो एक अरसे से पीपल्स पार्टी सजाए बैठी थी, कल वो सपना सफल हो गया, कल वो सपना पूरा हो गया और मेयर कराची पीपल्स पार्टी के मुंतखब हो गए। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जमात इस्लामी उसको मुंतखब कह रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये इंतखाब ठीक नहीं है, ये इसके अंदर गड़बड़ हुई है। अच्छा, इस पे हमने बात करनी है वैसे इन डिटेल के मेयर कराची जो बने हैं पीपल्स पार्टी के, जो जमात इस्लामी इल्ज़ामात लगा रही है, जो इंतखाब के हवाले से कह रही है, ये सारी चीजें हैं, ये हमने We have a video to play before you go वही to में break। हाँ, है, हम आप चले, बिल्कुल आप आप कर ओके ओके चले। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जहाँ भी जाते हैं ना भाई, वो बड़ा जाने महफिल बन जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर बड़े आर्ट्स है शहबाज शरीफ साहब के अंदर। ही इज वेरी गप्पी का कल इन्होंने रशियन बोली है भाई, कल रशियन बोली। और ये इल्हाम अलीयॉफ साहब हैं जो कि अजरबैजान के सदर हैं, और इनको उन्होंने 1 से लेकर 10 तक मैंने गिनती भी सुनाई है। बिलीव मुझे तो गिनती लगी है। अच्छा गिनती है। तो वी हैव द ऑडियो ऑफ दिस, जरा सुनाइए जरा इस वीडियो को। Говорит по-русски красиво? Хорошо, но я лучше. Я не понимаешь. Because I graduated later, 10 years later. Я уже старик, видите? Я уже старик. Я говорю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्या बात है। आई लाइक दैट लाफ एंड पे जो हंसी है ना, वैसे शहबाज शरीफ साहब को बहुत कम हंसते हुए देखा है मैंने तो। ये वैसे टर्किश प्रेसिडेंट के साथ टर्किश भी बोलते हैं। जब यहाँ पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से इनकी मुलाकात हुई थी तो अरबिक तो बड़ी फ्लुएंटली बोलते हैं, तो जबरदस्त है जनाब। और टर्किश प्रेसिडेंट को तो उन्होंने आमों के 200 बैग भी आई बिलीव शहबाज साहब आपने भेज दिए होंगे। लेकर आए थे वो? नहीं, वो पहले लाए थे, फिर उन्होंने कहा था मैं और भेजूंगा। अच्छा। 200 भेजूंगा, 100 जो खातून अव्वल के और 100 टर्किश प्रेसिडेंट के। ऑन अ लाइटर नोट, इट्स अ गुड जेस्चर। डिप्लोमेटिकली ये जो आपकी एफर्ट्स हैं ये बड़ी काउंट होती हैं। आप किस तरीके से सीखना लैंग्वेज को बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा वैल्यू दिया जाता है। आप सिफारती सतह के ऊपर के दो सरबराहान कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो खैर जी, हमने आपको दिखाई वीडियो, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो एंड वेलकम बैक टू कराची ऑल्सो। कल अभी तक बाइपर जॉय की हमने बात की थी, लेकिन मेयर कराची का इलेक्शन हम रावलपिंडी कहाँ से आ गए मेरे माइंड में, पीपल्स पार्टी के लिए कल जनाब पॉजिटिव खबरें आई। जमात इस्लामी आपस में टकराए, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। मेयर का ये इलेक्शन था और इस दौरान कराची की सियासत में शदीद तलातुम देखने में आया। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी का देरीना ख्वाब पूरा हुआ। पीपल्स पार्टी पिछली 3 दिहाइयों से एज आई सेड कोशिश कर रही थी कि हमें योदा मिले, बिलाखिर उनको मिला। पीपल्स पार्टी ने सिंध में, कराची और हैदराबाद के मेयर समेत तमाम 6 ओहदे जीत कर तारीख रकम कर दी और मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के पहले मेयर कराची बन गए। बिल्कुल उनके मद्दे मुकाबल जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान 160 वोट ले सके, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि पीटीआई के तकरीबन 30 अरकान ऐवान से गैर हाजिर है और उन्होंने किसी को वोट नहीं डाला। मुर्तज़ा वहाब के जीतने पर आज काउंसिल के बाहर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान शदीद तसादुम भी देखने में आया। तलखी हुई, नारों से बढ़ती जो तलखी थी वो धींगा मुश्ती पर पहुंच गई और कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। फिर मुक्के, घूसे, लाते, पत्थर सब चले, डंडे भी चले। इस दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। हालात को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स और पुलिस पहुंच गई। लाठीचार्ज से दर्जनों कारकुन जो है वो जख्मी भी हुए और पुलिस ने दर्जनों कारकुनों को पकड़ भी लिया। जमात इस्लामी ने जी पीपल्स पार्टी पर बलदियाती नुमाइंदों को अगवा करने और मैंडेट
चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि हाफिज नईम रहमान ने नताइज को मुस्तरद करते हुए अदालत जाने का ऐलान किया। और आज इलेक्शन के खिलाफ मुल्क भर में यौम सयाह भी मनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने भी जी मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया और नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, अब यही दिलचस्प बात है कि तहरीक इंसाफ किस मुंह से ये कह रही है, जब उनकी पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिए जो उनकी पार्टी पॉलिसी पे नहीं चले, और सारे के सारे ही नहीं चले। मजे की बात है 30 इतनी बड़ी तादाद में। दावा ये है जी कि उनको एक सेफ हाउस में रखा गया। दूसरी जानिब तारीख में पहली बार मेयर कराची मुंतखब होने पर पीपल्स पार्टी खुशियाँ मना रही है। भुट्टो जीवे भुट्टो के नारे लग रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं, पार्टी तराने, और एक खुशी का ऐसा समय। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, उनसे वो कितने खुश हैं इस इंतखाब की। पता नहीं खुश हैं कि नहीं। एक बार पहले नेमतुल्लाह साहब जमात इस्लामी के नाजिम बने थे 2002 में, आई बिलीव मुशर्रफ दौर में। उनका दौर आज तक याद किया जाता है। उस वक्त जो डेवलपमेंट, जो प्लानिंग कराची को मिली, और फिर मुस्तफ़ा कमाल ने अच्छा एग्जीक्यूट किया था उसको, वो उसके बाद नहीं हुआ। ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप ठीक ठाक हैं। कैसे आप देख रहे हैं, कितने आप बीइंग कराची आइड मुतमईन हैं जो कल इंतखाब हुआ है? बड़ी बदकिस्मती ये कि एक और इलेक्शन जो है मुतनाज़ा साबित हुआ, और जो काम सीधे तरीके से हो सकता था वो नहीं हो सका। वरना अगर आप देखें असूल की बात करें तो एक तरफ अगर 193 वोट हों और उसके मुकाबले में 173 वोट हों तो किसको जीतना चाहिए, उस पर बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जमहूरियत में टेढ़ापन है और मैनिपुलेट हो जाता है, और ये मैनिपुलेशन का जो सिलसिला है वो कल नहीं हुआ। खाली जो हल्का बंदियां जिस तरह की गई थी पीपल्स पार्टी ने की थी, कहीं पे बहुत कम वोटों पे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कहीं पे बहुत ज्यादा वोटों पे थी। उसके बाद दौराने इलेक्शन स्केड्यूल के आने के बाद कानून साजी की गई, और उसके बाद फिर जाहिर है कि जो जमात इस्लामी जिस तरह कह रही है कि उसके जो PTI कह रही है कि उसके लोगों को आने नहीं दिया गया, उन पर दबाव रखा गया, तो उसके बाद बहुत ही तनाज़ा हो गया ये इंतखाब। और हालांकि ये तो अच्छे आदमी है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि उनका भी मतलब है वो अगर सीधे तरीके से जीतते तो लोग ज्यादा खुश होते, लेकिन अभी मुतनाज़ा हो गया और वो हमेशा ये जो तनाज़ा है उनका पीछा करेगा। और अब देख रहे हैं आपकी कोर्ट में जाएगी बात, एहतजाज होता रहेगा। यानी कि हमारी यहाँ जमहूरियत में जो चीजें होती हैं कि इलेक्शन हो साफ शफाफ, लोग उसके नताइज की तस्लीम करें, वो नहीं हुआ। तो आई थिंक इट इज नॉट अ गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान, कराची एंड फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब हमेशा से जब भी कराची के मेयर की बात होती तो इख्तियारात का रोना हर पार्टी, कोई भी पार्टी आती है और मेयर कराची के इख्तियारात के हवाले से बड़ा वावेला मचाया जाता है जी कि मेयर कराची के पास इख्तियारात ही नहीं है। अब जो इख्तियारात का मामला है, ऑब्वियसली पहले तो इलेक्शन मुतनाज़े हुआ है और अब इख्तियारात का मामला जो है वो भी कंट्रोवर्सी इख्तियार करेगा, आपको भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा है। इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। ज़ाहिर की बहुत बड़ा मसला है कि सूबाई हुकूमत ने सिंध की कराची के मेयर के पास जो इख्तियारात होने चाहिए, शहरी हुकूमत के पास जो होने चाहिए, तमाम सेल्फ कर लिए। आप अंदाजा करें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेके हाई डेंसिटी बोर्ड तक, या फिर कराची सीवरेज बोर्ड हुआ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, या मतलब है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये तमाम फंक्शंस जो है शहर के होने चाहिए। इन्होंने कराची बिल्डिंग कंट्रोल को तोड़ के सिंध के बिल्डिंग कंट्रोल बना लिया। तो ये सब चीजें बायसे तनाज़ा बनेगी। और मुर्तज़ा वहाब को यकीनन अगर वो रहते हैं, कोर्ट उनको आउट नहीं कर देती या चलाते रहते हैं वो, तो चैलेंज ये होगा कि यकीनन उनको सूबाई हुकूमत की सपोर्ट तो होगी, लेकिन क्या वो पावर्स को डिवॉल्व कराने में कुछ किरदार अदा कर सकेंगे? मुझे उसके बारे में शुबा है, क्योंकि जो मिजाज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि तमाम ताकत को अपने हाथों में उसका इर्तिकाज हो, उनके पास जमा हो जाए, उसी तरह से रखेंगे। जो टसल है पीपल्स पार्टी की और जो शहरी सिंध की, वो उसी तरह बरकरार रहेगी। अभी तो उन्होंने मैनिपुलेट करके यकीनन जीत गए हैं। और आप देखें, बड़ा मजेदार बात है कि मतलब है कि कहते हैं कि उनके सामने कैंडिडेट नहीं आए बहुत सारे और जगहों पे, सिंध के अंदर और दीगर शहरों के अंदर अनअपोज आए पीपल्स पार्टी के लोग। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाब साहब अपने ही बनाए हुए, आई मीन जब ये लीगल एडवाइजर थे उस वक्त ही कानून बना था कि वो बगैर अनइलेक्टेड मेयर बन सकते हैं और फिर इलेक्ट होने के बाद 6 महीने के अंदर किसी भी यूसी से लड़के चेयरमैन बन सकते हैं। ये भी उनका बनाया हुआ, जब वो खुद इस ओहदे के ऊपर थे, आई बिलीव उस वक्त ये बना था, तो उसका फ़ायदा उन्हीं को हो गया। और दूसरी जानिब चैलेंज कितना बड़ा है, हम अगर सबसे पहले मैं कराची के मसाइल की बात करूँ तो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी एक्टिव तो नज़र आए, लेकिन छोटी छोटी गलियाँ, छोटी छोटी सड़कें बनाते नज़र आए, छोटे छोटे पार्क्स को ठीक कराते, उनके झूले ठीक कराते नज़र आए। दो कि ये बेसिक चीज़ें हैं
लेकिन मसाइल बहुत बड़े हैं। पानी का आपने खुद जिक्र किया, कराची सिटी सेफ नहीं है, कैमरास नहीं है वहाँ पे, कुछ बुनियादी मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी कुछ मसाइल हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी के पास ऐसा कोई मॉडल इस वक्त तक तो कम से कम नहीं है जो वो सामने रखे कि जी हमने ये किया, तो क्या कर पाएंगे कुछ तब्दीली? देखिए 15 साल जो पीपल्स पार्टी के रहे सिंध हुकूमत के, तो चाहे देही सिंध हो चाहे शहरी सिंध हो, बहुत ही मतलब इनकी जो परफॉर्मेंस थी समझ लें, जो साथदार मईशत के साथ कर रहे हैं उन्होंने सूबे के साथ किया और 15 बरस तक किया, ठीक है ना। इन्होंने कुछ नमूने के बना दिए कि एक आध बड़ा अस्पताल बन गया, फला चीज हो गई, लेकिन वो जो चीज है कि जैसे आप फरमाने के ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ, ना कूड़ा उठाने का निजाम सही हुआ। हत्ता कि आप देखिए बिलावल हाउस में खुद बिलावल कहते हैं कि जी टैंकर से पानी डलता है, इससे आप अंदाजा कर लें, ठीक है ना। आप बिलावल हाउस की तरफ में जाए तो गलियां टूटी हुई होंगी, आपको कुत्ते आवारा कुत्ते घूम रहे होंगे, कहीं पे कूड़े का ढेर होगा। ये मैं बता रहा हूँ जब बेनजीर भुट्टो साहब हयात उनका दौर था तो बड़ा एक साफ सुथरा इलाका हुआ करता था। बीच में उन्होंने दीवारें बिलावल बना दी है ख्याबान शादी की ना, और मतलब एनक्रोच करके वहाँ पे पिकेट्स बना दिए मेन रोड के ऊपर। तो ये तमाम मिजाज जो है एक अजीब गरीब उन्होंने मतलब चीजों को किया हुआ है। तो वो जो बिलावल हाउस के इर्द हुआ है वही कराची के साथ भी हुआ है। आप कुछ खास पुरुमीद नहीं है सारी सूरत हाल में? मतलब 15 बरस से रिकॉर्ड देखने एक सुनहरी मौका है, मतलब उससे ये कर ले मुर्सा वहाब साहब। लेकिन बात ये होती है कि जिस तरह से आए हैं उसमें ही इतना लड़ाई झगड़ा होगा, लोग शोर मचाएंगे उसके ऊपर। अभी एमक्यूएम खामोश बैठी हुई, वो भी मैदान में आएगी, जाहिर है कि वो इस चीजों को आसानी से नहीं जाने देगी। जमात इस्लामी है, पीटीआई है, तो मैं नहीं समझता जो फिक्शन है, जो तसादुम है, जो अच्छा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने या इनके जो चेयरमैन ने किया है ये बड़ा स्ट्रेंज है और एट द सेम टाइम बड़ा अलार्मिंग भी है, क्योंकि लोग जारी बात है पार्टी आइडियोलॉजी पे वोट देते हैं, वो कम हैं या ज़्यादा हैं, जो भी लोग थे उनको पार्टी आइडियोलॉजी के ऊपर कराची के अवाम ने मुंतखब किया। और वो एंड मोमेंट के ऊपर जब वो हकीकी तौर पे एक अथॉरिटी लेके आ सकते थे मेयर की सूरत में, वो बैक ऑफ कर गए, तो इससे तो पार्टी आइडियोलॉजी को नुकसान पहुंचा और खास तौर पे पार्टी के उस विजन के ऊपर सवाल उठ गए कि आपने कैसे लोगों को मुंतखब किया जो थोड़ा बहुत प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाए, खड़े ही नहीं हुए और वोट करने के लिए नहीं आए। तो इस हवाले से ज़रा कहिए कि पीटीआई कराची का स्ट्रक्चर इससे कितना डैमेज हुआ है इस हरकत से? देखिए पहली बात हुई कि जो उनके जो बड़े लोग गए, जैसे अली जैदी गए, इमरान इस्माइल गए ना, वो यकीनन पीटीआई के लिए धचका है, लेकिन उसके जो लोअर रैंक के लोग हैं वो खड़े रहे। अगर देखिए उन्होंने वफादारियां तब्दील की होती तो सबसे आसान बात थी कि भाई अगर 30-31 लोग हैं वो आराम से फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे, कुछ भी ना होता, कोई शोर ना मचाता। तो लोगों ने कहा जी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना बल्कि ब्लॉक लापता हो गया। अब ये ब्लॉक लापता कैसे हो गया, ये एक सवाल है कि भाई अगर फर्ज करें उन्हें अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालना था तो वो कल आते, इकट्ठे आते, वो वोट ना डालते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जी हम मुतफिक नहीं है इस चीज से। लेकिन वहाँ तो लोग सामने ही नहीं आए। वही चीज शकूक व शुबहात को उभार रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने उन पर कोई जबर किया, गिरफ्तार कर दिया, उनको आने नहीं दिया, ये क्या मामला है? तो ये चीज जो होती है ना, कभी फेयर डेमोक्रेसी नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। आमिर ज़िया साहब अपना तजिया है और एक बात यहाँ पे कहना ज़रूरी है कि जो रिवायात इस वक्त जमहूरियत में बन रही हैं, चाहे वो कौमी सतह पे हैं या वो सूबाई सतह पे हैं, वो बड़ी अलार्मिंग है, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी जमहूरियत थोड़ी बहुत पनप रही थी और अब ये जैसी रिवायतें बन रही हैं, वो मुख्तलिफ पार्टीज़ बना रही हैं, वो मुख्तलिफ इदारे बना रहे हैं, दे आर नॉट गुड पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत ख़तरे की बात है ये। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं जी और एशिया कप का फैसला भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तजवीज़ मान ली है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में जो मैचेस होंगे और एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक लाहौर और श्रीलंका में होगा। इस इवेंट में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें शरीक होंगी। कल नजम सेठी साहब ने पीसीबी की ऑफिशियल पेज के ऊपर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया जिसमें उन्होंने कौम को खुशखबरी दी कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो पास मजमूई तौर पर 13 मैचेस, जिसमें से इब्तदाई 4 मैचेस लाहौर में, फाइनल समेत 9 मैचेस की मेजबानी श्रीलंका करेगा और भारत ओबियसली खेलेगा। तो सही हमारे साथ चले, हमारे साथ सैयद उवैस मौजूद हैं, उनसे हम बगैर किसी तवक्कुफ के ज़रा तबसरा लेते हैं। उवैस, फाइनली ये फैसला हो गया, हम देख रहे थे। आप सबसे पहले तो बताइए ये फैसला कैसा है फॉर क्रिकेट एंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, एक चीज़ तो अच्छी है क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुझे पता है लोगों में थोड़ा सा गुस्सा भी है, मिक्स एंड अपना होते हैं कि जी पाकिस्तान में पूरा एशिया कप क्यों नहीं हो, लेकिन आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि
इतनी स्ट्रॉन्ग अपना लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से अपने स्टांस पे कायम रहा है कि जी एशिया कप जो मर्जी हो पाकिस्तान में ही होगा। आपको पता है श्रीलंका भी ना कर गया था, हाइब्रिड मॉडल पे बांग्लादेश भी ना कर गया था, यहाँ तक कि अफगानिस्तान और नेपाल भी ना कर गए थे। फिर भी स्टिक अराउंड रखना कि नहीं जी एशिया कप अगर आप खेलने आएंगे, हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको काम आ गई है। मुझे पता है फाइनेंशियल थोड़े बहुत पाकिस्तान को नुकसान उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो एशिया कप पाकिस्तान या दुबई में होता तो आपको ज्यादा गेट मनी मिलती है एज कम्पेयर टू श्रीलंका। लेकिन आफ्टर ऑल एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपके 4 मैचेस ही सही कम से कम एक पावरफुल क्रिकेट बोर्ड के आगे आप आंखों में आंखें डाल के कम से कम ये तो कह सकते हो कि हमने 4 मैचेस करवाए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए जीत है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी बहुत इसमें ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो मैचेस हैं वो पता है वो कजाफी स्टेडियम में हो रहे हैं, लेकिन लोगों का कुछ रोज अपना चीजें मिक्स एंड मैच आती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिफारिशात भी जाती हैं कि कोशिश करें कि इनको स्प्रेड आउट करें, खाली लाहौर तक ना हो, पिंडी में मैचेस हों या किसी और स्टेडियम के अंदर मैचेस हों। आपको पता है कराची में लोग ही नहीं आते, वैसे क्या करें, पीपीसी कराची में नाम नहीं लिया कराची का मैंने नाम ही नहीं लिया। कराची का थोड़ा बहुत आपको पता है कि एक चीज, क्योंकि देखें कामरान भाई, अगर आप 2 सेंटर्स को देखें, लाहौर और कराची को देखें, वहां पर कंसिस्टेंटली आपको मैचेस नजर आते हैं। एक वो भी चीज होती है कि रुझान लोगों का स्लो एंड स्टडी खत्म होता है, लेकिन लाहौर में खत्म नहीं होता है एज कम्पेयर टू अगर आप पिंडी देखें या अगर आप दूसरे अपने इलाकों में देखें तो आपको ज्यादा लोगों की एंथुजियाज्म नजर आती है क्रिकेट के अंदर। तो स्लो एंड स्टडी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन बैक टू एशिया कप, इट्स अ बिग विन फॉर पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि ठीक है एशिया कप है, 2 साल बाकी रहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आईसीसी ने ही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट की है। उसके लिए जो लॉबिंग है मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि कल कोई मैं नहीं मान सकता कि इंडिया इस चीज में पंगे करे कि नहीं जी अपना हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ले जाया जाए चैंपियंस ट्रॉफी को, या हम पाकिस्तान खेल नहीं आएंगे। जब आपके पास एक केस स्टडी है, पूरी दुनिया की टीमें पाकिस्तान में खेलने आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब रहता है बिल्कुल के पास डेफिनेटली कोई जवाब तो रहता नहीं है। सब ये बताएं कि ये तो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल, कामरान क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं ये बताएं अच्छा ये बताइएगा, दूसरी जानिब ये जो कॉमन फैक्टर है जो गर्मी के हवाले से है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी ऑस्ट्रेलिया में भी गर्मी, क्या मसला है? सवाल पूछिए या अच्छा तो इस फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं, गर्मी फैक्टर को? देखिए क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं वेदर की बात करूं तो इस वक्त आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो मैचेस हैं वो बेसिकली खेले जाने हैं सितंबर के अंदर खेला जाना है, क्योंकि उस वक्त तक ज़्यादातर लोगों के जहन में ये बात आ रही थी कि जो वेदर फोरकास्ट है, क्योंकि बारिशें होती हैं, आपको पता है प्री मानसून अपना मानसून का सीजन वहाँ पर होता है तो कोई डिस्टर्ब होगा, लेकिन एक अच्छे स्लॉट पीरियड पे आपने रखा हुआ है, क्योंकि आखिरी अगस्त के है, स्टार्ट में तो आखिरी अगस्त में है, तो लाइक डेट्स में तो उस वक्त बारिशें कुछ हद तक पाकिस्तान में बेहतर हो जाती हैं। एक ऐसी मैं वैसे आपसे शेयर भी करना चाहूँ कजाफी स्टेडियम की अपडेट, क्योंकि आपको पता होगा कि कजाफी स्टेडियम की जो पूरी जो आउट ऑफ फील्ड है उसको नई घास लगाई जा रही है, वहां पर ऑस्ट्रेलियन विकेट भी आपको पता है तैयार हो रही है, कुछ टाइम पड़ा हुआ है, तो उस वक्त तक ये चीजें काफी मामला जो से हैं वो ठीक हो जाएंगे कजाफी स्टेडियम में। लेकिन दूसरे एंड पे अगर देखूं तो आपका वर्ल्ड कप भी है, आपका एशिया कप भी है, तो आपको पता है कि बीच में जो गैप आ रहा था जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा था कि ट्राई नेशन सीरीज करवा लें, हम दूसरे नेशंस को एंगेज कर लें, तो आपके लिए एक अच्छा पीरियड यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल गया आपके लड़कों के लिए तैयारी करने के लिए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि गैप बीच में आ रहा था, मसले बन रहे थे। लेकिन एक अच्छी खबर इसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इन टॉक्स है विद ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे वो दूसरी कंट्रीज की बात करें, कि पाकिस्तान में वो आके क्योंकि एक तो प्रैक्टिस भी उनकी हो जाएगी, साथ में इधर यहाँ पर ओडीआई सीरीज खेलने पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले, ताकि एक आपके पास अच्छा जेरब स्क्वाड नजर आ जाए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच सैयद अवैस हमें ज्वाइन करने के लिए। एनालिसिस दे रहे थे इस वक्त जो फैसला हुआ है, अच्छा फैसला है क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान बिल्कुल महरूम नहीं रहा, लग ऐसा रहा था पाकिस्तान पे प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन फाइनली एशिया कप इज़ गोइंग टू हैपन। पाकिस्तान के अंदर 4 मैच होंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, पता नहीं क्यों डरता है हमसे। पाकिस्तानी क्राउड है, कितना वेलकमिंग है, लोग इतना मोहब्बत करते हैं इंडियन टीमों से भी। लाहौर ये तो क्या बात है यार, इतना अच्छा क्रिकेटिंग क्राउड पूरी दुनिया में नहीं इतना लाहौर का है। बहरहाल चले हम एक ब्रेक लेते हैं, कामरान ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। बिल्कुल, और इस हिस्से में भी हमारे पास वी हैव अ लॉट टू शेयर, चूंकि एक तो फादर्स डे है एट द एंड ऑफ दिस वीक, सो इस बारे में भी हमने बड़ा एक स्पेशल सेगमेंट आपके साथ प्लान किया। फहद अली काज़मी वुड बी ज्वाइनिंग अस इंशाल्लाह विद दैट। कारवान सराय में आज क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिल वक्त हमारे पास सेगमेंट फ्लैग्स है, और इसमें आज डेनमार्क के सफ़ीर से सना हमायूं की मुलाकात है। क्या बात हो रही है दोनों के दरमियान, आपको दिखाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स के एक और मज़ेदार एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं।
आज मैं मौजूद हूँ डेनिश रेजिडेंसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ डेनिश एम्बेसडर याकब लिनुल्फ से। जनाब सफ़ीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इन पाकिस्तान। सुबह बखैर, मैं इस्लामाबाद में कायम अपनी रिहाइश गाह आमद पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप 1 साल पहले ही यहाँ आए हैं, आपको पाकिस्तान कैसा लगा? यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग कैसे लगे, और क्या आपको अपना मुल्क याद आता है? What are the similarities? Do you miss your country? So tell us about your experience. That's right. I was posted here in Islamabad. अभी यहाँ मुझे 9 माह ही हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान ने मेरा इस्तकबाल बहुत अच्छा किया है। डेनमार्क और पाकिस्तान के दरमियान फासला बहुत है, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुल्कों के लोगों में बहुत मुमासलत है। हमारा बातचीत का अंदाज, खाने और नए जायके चखने की चाहत और दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, काफी चीजों में हम लोग एक जैसे हैं। Our love for food and our care for our families are very similar between our two countries. Fantastic. So डेनमार्क अपने आर्किटेक्चर, डिजाइन्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान और डेनमार्क किस शोबे में ज्यादा काम कर रहे हैं और किस शोबे में हमें मजीद काम करने की जरूरत है? What I would very much like मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानियों को ये पता चले कि डेनमार्क के लोग किस तरह ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एक माहौल दोस्त इन्वायरमेंट में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेनमार्क पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आपने जिक्र किया कि हम लोग सुपर पावर रहे हैं। अगर बात ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल माहौल की करें तो डेनमार्क इस ज़िमन में आज भी सुपर पावर है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास किंगडम ऑफ डेनमार्क में फेरो आइलैंड और आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड भी मौजूद है। हमें ये बताएं कि ये सयाहती मकाम इतने मशहूर क्यों हैं? Well, obviously because they are located in a fantastic. इसकी एक वजह तो इनकी लोकेशन है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। फिर फेरो आइलैंड और ग्रीन आइलैंड में रहने वाली अक़वाम बहुत जबरदस्त हैं। इसके अलावा वहाँ पर फिशरी पर मबनी फूड प्रोडक्ट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। In both nations and they have fantastic products. डेनमार्क की तरक्की में सयाहत का कलीदी किरदार है। आपने पाकिस्तान तो जरूर देखा होगा। आपको पाकिस्तान में सयाहत का मुस्तकबिल कैसा लगता है? I have been traveling actually quite a lot in Pakistan. जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैं यहाँ बहुत घूम फिर रहा हूँ। पाकिस्तान में सयाहती मकाम इतने खूबसूरत हैं जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। मगरबी पहाड़ी इलाकों से लेकर मशरिक में मौजूद समुद्री इलाकों तक हर तरफ कुदरती नज़ारे देखने को मिलते हैं। आपको अपनी सयाहत पर बहुत फख्र होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को अभी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सयाहती मरकज बन सकता है अगर इस शोबे पर तवज्जो दी जाए। ये बात मैं डेनमार्क में अपने लोगों को भी बताता हूँ कि अगर आप सयाहत और एडवेंचर के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान जाएं। अब बात करते हैं पाकिस्तान और डेनमार्क के माबैन तिजारत की। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत ज्यादा किन चीजों पर की जाती है और तिजारती हजम इस वक्त क्या है? Actually, our trade has been growing for quite a number of years. हमारी तिजारत हर साल बढ़ रही है। इस वक्त दोनों मुल्क 50-50% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक साल का हुजम $600 मिलियन है। डेनमार्क में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत मशहूर है। डेनमार्क के लोग फैशन के बहुत शौकीन हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी गारमेंट्स बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान को डेनमार्क फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये वाला समुद्री जहाज डेनमार्क की पहचान है। इस तरह के तमाम बहरी जहाज डेनमार्क में बनते हैं और ये हम पाकिस्तान को भी देते हैं। अगर आप कराची में पोर्ट कासिम पर जाएं तो ये जहाज आपको वहाँ बहुत दिखाई देंगे। डेनमार्क इस वक्त हेल्थ, इनोवेशन और मौसमियाती तब्दीली जैसे मंसूबों पर काम कर रहा है। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आप पाकिस्तान को ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगे
जिससे हम इस खतरे को कम कर सकते हैं। One of the first places I visited in Pakistan. सिंध वो सूबा है पाकिस्तान का जहां मैं सबसे पहले गया था। पिछले साल जब सैलाबी सूरत हाल बनी थी तब मैं सिंध में ही था। वो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक तजुर्बा था। वहाँ लाखों लोग एक सैलाब की वजह से बेघर हो गए थे। इनका सब कुछ सैलाब में बह चुका था। अभी भी पिछले साल होने वाली तबाही को ओवरकम नहीं किया जा सका। इस वक्त भी लाखों लोग बेघर हैं। किसानों की जमीनें पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी हैं। इस वक्त हमें जरूरत है रिकंस्ट्रक्शन की, लेकिन ये रिकंस्ट्रक्शन ऐसे की जाए जिससे माहौल को नुकसान न हो, ताकि सिंध के लोग अपनी रूटीन में वापस आना शुरू हो जाएं। एक बात तो पक्की है, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें मौसमियाती तब्दीली से लड़ने की, फिर भी इसके असरात पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे। You know, no matter how much we will fight it in the longer term, there will be effects of climate change in Pakistan, and Pakistan society need to adapt to that. Denmark had decided to डेनमार्क 2050 तक फॉसिल फ्यूल जैसे एनर्जी जराओं से जान छुड़ाने के मंसूबे बना रहा है। हमें इसके बारे में बताएं। sustainable living. Yeah, you know, in order to be अगर आप अपने आसपास का कुदरती माहौल बचाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के जराये बढ़ाए जाएं। ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस की जाए जिससे कार्बन का अखराज कम से कम हो। डेनमार्क वो वाहिद मुल्क है जो इस ज़िम्मन में तेजी से काम कर रहा है। हम हवा से पैदा होने वाली एनर्जी के प्लांट्स लगा रहे हैं, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। हमें एनर्जी के इस्तेमाल को भी कम करने की जरूरत है और डेनमार्क में हम ऐसा ही कर रहे हैं। हमारी सनतों में, हमारे घरों में इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कम से कम एनर्जी इस्तेमाल की जाए। फिर हमारे पास जो कुदरती वसाइल हैं, इनका बेहतर इस्तेमाल भी माहौल दोस्त इन्वायरमेंट बनाने में मददगार साबित होता है। डेनमार्क में हम कचरे को भी एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कूड़ा क्रिकेट फील्ड्स में फेंकने के बजाय इन्हें रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डेनमार्क में ट्रांसपोर्टेशन पर भी बहुत काम किया गया है। हम कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ियों पर कम से कम सफर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाए। डेनमार्क में हम लोग साइकिल या पैदल चलकर भी अपने दफातर जाते हैं। So that is my next यही question. मेरा Why अगला Denmark सवाल is था। cycling- डेनमार्क is considered साइकिल a फ्रेंडली मुल्क cycle क्यों friendly समझा जाता है? we are, and it's actually बिल्कुल quite, ऐसा ही है। एक मजे की बात मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क का मौसम साइकिलिंग फ्रेंडली नहीं है। इसके बावजूद ज्यादातर डेनिश लोग साइकिलिंग प्रेफर करते हैं। डेनमार्क में लोग 10-10 किलोमीटर का सफर तय करके भी अपने ऑफिस से साइकिल पर जाते हैं, चाहे मौसम जैसा भी हो। यकीनन इसकी वजह वो आदत हैं जो नस्लों से चली आ रही हैं। इससे मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम में हमें बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा साइकिलिंग से सेहत को जो फायदा होता है वो तो हम सब जानते ही हैं। हमारे यहाँ साइकिलिंग के लिए अलग ट्रैक्स बने हुए हैं। डेनमार्क में साइकिल चलाना बहुत आसान है। Oh, that's fantastic. Yeah. So thank you very much, Your Excellency. बहुत शुक्रिया जनाब सफीर। इंटरव्यू के रस्मी सवाल अब खत्म हो चुके हैं। अब हम अपने अगले राउंड की तरफ बढ़ने लगे हैं। Next round, which is going to be an amazing one, different one. Hopefully you will enjoy. और मेरी audience बहुत enjoy करने वाली है, तो आप रहिए मेरे साथ। और इस वक्त हम आ चुके हैं किचन में, where I can see the ingredients। और अब Your Excellency हमें बताएंगे कि what dish are you cooking for us, because I can see मुझे तो यहाँ बेशुमार जाने पहचाने इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं। the ingredients and the dish you're cooking. So we have prepared to cook a very traditional Danish lunch dish. Wow. A traditional Danish lunch dish. ये वो सैंडविच है जिसके ऊपर हम ब्रेड बंद नहीं करते। ये ऊपर से खुला हुआ होता है। ब्रेड सिर्फ निचले हिस्से पर होती है। इसके बाद ब्रेड पर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले जाते All हैं। kinds of delicious toppings on the bread. Fantastic. So we will try. So the first we need a slice of bread. So I will slice the bread here. The first thing you would put on the rye bread would be butter. And this is Danish butter. This is definitely Danish butter. And then we have given a small twist
a small Pakistani twist to it. Okay. Because now we are in the mango season of Yes. Pakistan. And the mangoes in Pakistan are absolutely delicious. Yes. So of course we should use some of the local produce, some of the mangoes from here. So we will put mangoes on the bread. So now I will take the topping here, the mix of herbs and prawns, and we will put it on the bread. We can add a little bit of leaves here. We can also add a little bit of cheese. Okay. And this is a very famous Danish blue cheese. It's very matured, it's quite heavy in its taste. But we like this kind of cheese in Denmark. And you can add a little bit on top of the bread here as well. Not too much, otherwise it will take out. While you're cooking or doing your thing. जनाब सफ़ी, जब तक आप ये बना रहे हैं तो मैं रैपिड फायर सवालात का आगाज करती हूँ। Thing for you. So, what is the strangest thing you have ever eaten? In China, I used to live in China. So these flaming chili spicy dishes in China that really, affects your whole health situation. Okay. That is probably the, the craziest Not really things the I've tried. healthiest thing to eat. No. Okay, so what activities do you spend most of your time in besides the office? Running and books. Wow, fantastic. Both are healthy. So how many keys do you have in your kitchen? Not that many actually. I only have the keys for the embassy. The tijori, the locker, this one. No. I think I have 2 keys. Okay. And they're both for the office. Okay, that sounds perfect, and you were quite prompt. I did, yeah. You have done a good job. Thank and you. now we are at the sandwich process. Yeah. Well, I didn't get to cook a lot while we were talking, but it's also basically done. It's done a little bit in a hasty way here, but the core thing is here. Okay. The bread, the butter, and the toppings. Okay, fantastic. Yeah. So I think we can try it now. और Yeah. अब हम इसको जरा try करते हैं. Open heart surgery हो चुकी है sandwich की. And let's see. Okay, let's see. And I think it's a So perfect. the bread is a little bit hard. Harder. Yeah. Wow, mango is on the top. Or cheese is very delicious, as you said, and definitely the mayonnaise with all the greens into it. I can still taste garlic. Yeah. So I think it's perfect कि अगर आप ऑफिस टाइम में या हमारे उसमें अगर आप एक स्नैक लेना चाहें तो हमारे लिए ये स्नैकिंग के लिए it's a wonderful dish. Thank you very much, Your Excellency. Now I have to finish this open heart sandwich, open sandwich. और आपसे होगी अगले हफ्ते मुलाकात. अपना रखिए ख्याल. अल्लाह हाफिज़. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट तड़के तड़के। एज यू ऑल नो फादर्स डे इज़ हेयर और हमेशा मदर्स डे को बहुत हाइप दी जाती है और फादर्स डे कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, निगलेक्ट हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि इस दिन को भी हम प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करें और इस पर आगे जाके हमने इन डिटेल बात भी करनी है। लेकिन तड़के तड़के में आज सिकंदर भट्ट साहब गए हैं सुबह सुबह और फादर्स जो हैं वो फादर्स डे की किस तरह से तैयारी करते हैं या उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या बातें हुई हैं, देखते हैं आज के सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो तड़के तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर भट्ट और सुबह सुबह तड़के तड़के आपके लिए न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में फादर्स डे मनाने की तैयारियां इस टाइम अरूज पर नजर आ रही हैं। देखते हैं पाकिस्तानी कौम फादर्स डे की तैयारी किस माहौल में कर रही है। आए मेरे साथ। जो आजकल के मॉडर्न ब्राइलर औलादें हैं वो अपने माँ बाप की या ख़ासकर बाप की तो बिल्कुल ही कदर नहीं करते। वालिदैन जो हैं वो बीकन लाइट की तरह है। जैसे बीकन लाइट होती है ना, वो गाइड करती है जहाज़ों को
इधर जाना बीकन लाइट की वालिदैन बीकन लाइट की तरह होते हैं। सर आपको अपने फादर की याद तो आती होगी? बिल्कुल आती है, लम्हे आती है, हमारे सामने आंखों के सामने रहते हैं। कभी भूल नहीं सकता मैं वो लम्हे जो वालिद साहब के साथ गुजारे। उनकी शफकत वालिद होने की हैसियत से और उनकी ऐसे उनका तल्लुक था जैसे हम दोस्त हैं। तो हर साल जो है हम उनको याद करते हैं। आपकी एज क्या है? 88। प्लीज़ माशाल्लाह 88 और इनको अभी तक अपने वालिद की याद आती है। ये भी बुजुर्ग 88। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर फादर्स डे के हवाले से कोई अपने क्या बात करना चाहेंगे आप? मेरे वालिद मेरे लिए एक आइडियल थे और उन्होंने मुझे बचपन से ऐसे गाइड किया कि मैं आज तक उनका ममनून हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से। तरबियत बहुत अच्छी थी उनकी। जहाँ सख्ती की ज़रूरत थी वहाँ सख्ती करते थे, जहाँ प्यार की ज़रूरत थी वहाँ प्यार करते थे। उनका इरादा था मुझे फ़ौज में भेजने का। अगरचे मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उनका हुक्म था, मैंने तामील की और फ़ौज में मैं चला गया। सन 65 की जंग पे जब मैं जा रहा था तो मेरे वालिद ने एक ही बात कही कि आज किस्म का दिन अगर आ जाए तो तुमने पीठ नहीं दिखानी। तो मुझे जंग में अच्छी बहादुरी का अवार्ड भी मिला, सितारा जुरत। वो सब मेरे वालिद की वजह से था। दुनिया की तारीख में पहली बार फादर्स डे 1908 में मनाया गया। ये उन माइन वर्कर्स के लिए था, उनकी याद में था कि जो फेयरमाउंट माइन के अंदर काम करते हुए धमाके के दौरान हलाक हो गए। जिन बच्चों को हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वो हमें दाएं बाएं कर रहे हैं। अच्छी फैमिली की अच्छी बात होती है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, उसका अजर आपके बच्चों में आएगा। बहुत खूबसूरत बात की है जिन्होंने। इनका कहना है कि अगर आपको तवक्को है कि बुढ़ापे में औलाद आपकी खिदमत गुजार हो, आपकी फरमा बरदार हो, तो उसका कुलिया सिर्फ एक ही है कि उसे रिज़्क़ हलाल खिलाएं। फादर्स डे सेलिब्रेट करने का आइडिया सिनोरा स्मार्ट नामी एक खातून ने दिया और मज़ेदारी की बात यह है कि उसे ये आइडिया मदर्स डे की एक तकरीब अटेंड करते हुए आया। फादर्स डे के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए एक जो असूल रखा गया वो एक दिन का नहीं है। हमें तो एहतराम और इज़्ज़त सारी उम्र के लिए कही गई। हाँ, लेकिन अगर दुनिया के साथ चलते हैं तो व्हाई नॉट, इट्स अ गुड ट्रेडिशन। लेकिन मेरी एक फादर से, इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन, मेरी एक फादर से, आजकल के फादर से, वालिदैन से ये गुजारिश है कि बच्चों को इंस्टेड ऑफ गिविंग क्वालिटी लाइफ, गिव देम क्वालिटी टाइम। बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? माँ तो वक्त देती है 24 घंटे। अगर बाप भी पूरा वक्त दे रहा है, उनकी तरबियत कर रहा है, तो क्यों बच्चे वापस तरबियत का अच्छा जवाब नहीं देंगे? क्योंकि जो हमारी बातें पुरानी हैं, बादब बानसीब, आप उन्हें अदब सिखाएंगे तो वो आपका अदब करेंगे। हमने उन्हें वक्त ही नहीं दिया तो वो हमें वक्त क्या देंगे? तो दिस इज़ लाइक टू वे प्रोसेस। मैं भी अपने वालिद साहब के लिए, वो इस वक्त हयात तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले उठ के सुबह उनकी हाज़िरी के लिए जाता हूँ मैं। और बाकी जो बच्चों के लिए जो इवेंट होता है वो भरपूर तरीके से मनाया जाता है। ये माँ बाप एक नेमत है, तो इंसान को, हर किसी को ये नसीब नहीं होते। आप अपने फादर को मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा जी। फादर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप पूरी ज़िंदगी मिस करते रहते हैं। ईद आ रही, त्यौहार आते हैं, जब तक फादर साथ ना हो वो त्यौहार आपको अच्छा लगता ही नहीं है। हर चीज़ उन्हीं के साथ अच्छी लगती है। पेरेंट्स हों अच्छी लगती है, फादर हों तो दुनिया में घर में रौनक है, बुजुर्ग की घर की रौनक होती है। हमारी सोसाइटी में घर में माँ और बाप के दरमियान जो तवाज़ुन होता है, औलाद क्या वो कायम रखती है? किस्मत की बात है, जो अच्छी औलाद होगी वो, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये बहुत मुश्किल है। आप जो मर्ज़ी करते हैं ना अपने बेटों के लिए कर सकते हैं, और बाप अपने बेटों के लिए करता है। वो जो 4 बेटे हैं ना, वो एक बाप के लिए नहीं कर सकते। इनकी बात सुन के मुझे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का एक वाक़या याद आ गया। वो बताते हैं
कि आम तौर पे लोग कहते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, तो क्या कभी किसी ने सोचा कि बाप के पाँव के नीचे क्या होता है? उन्होंने बोला कि बाप के पाँव के नीचे टूटी हुई और घिसी हुई चप्पल होती है, जो उसने औलाद के लिए रोज़गार कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाकर घिसाई होती है। बाप की कदर करें। तो ये था आज का फादर्स डे स्पेशल तड़के तड़के। बात बड़ी सीधी सी और मुख्तसर सी है कि अगर आपका बाप जिंदा है तो उसकी खिदमत करें, उसकी कदर करें। मरने के बाद उसकी कब्र पे मार्बल लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने बिल्कुल इस आर के स्टार्ट में भी बात की थी, हम फादर्स डे के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेज दैट वी कैन सेलिब्रेट फॉर अ पर्सन, जिसका हम सब की ज़िंदगियों में आई बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। सिर्फ ये नहीं कि वो हम उसकी वजह से दुनिया में आते हैं, बल्कि दुनिया में जिस तरीके से हम फ्लरिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने आप को मुकाबले के काबिल बनाते हैं दुनिया के अंदर, मेरे ख्याल में एक बाप ही वो अहम तरीन शख्सियत होता है जो हमें इस काबिल बनाता है। दुनिया के हर बाप की यही कोशिश होती है कि उनकी जो औलाद है वो दुनिया में बेहतर तौर पे, एक बेहतर इंसान के तौर पे जानी जाए, उसको दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर आए, उसको हर आसाइश पहुँचे। और इसके लिए हर बाप अपनी तरफ से अपने तय भरपूर कोशिश भी करता है, और कई बाप तो कुर्बानियों की भाई अजीम दास्तानें भी रकम करते हैं। और अक्सर हम जब बहुत ज़्यादा माओं को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि हर दिन माँ का दिन है, वहीं पे हम कभी कभी बाप के साथ या वाले साहब के साथ थोड़ी सी ज्यादती कर जाते हैं, उन्हें थोड़ा कम ट्रिब्यूट हम देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने कहा कि हम जरा इस पे आज बात करें। दो कि जितना अम्मी हकदार है इस ट्रिब्यूट की, उतना फादर भी मुझे लगता है होते हैं कहीं ना कहीं। और आज का दिन हम, चूँकि वीकेंड पे हमारा शो नहीं होता, बट वी मेड श्योर कि हम फादर्स डे को सेलिब्रेट करें और इसकी अहमियत के हवाले से बात करें कि किस तरह से जो हकूक़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनको पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जितनी भी मामलात है इस पर बात करने के लिए, वैसे 18 जून को फादर्स डे मनाया जाता है। प्रोफेसर फहद अली हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फहद साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा फहद, ये तो हम इमरान की बात से आप भी अग्री करेंगे कि हम मदर्स डे को बहुत भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फादर्स डे पे कुछ ज्यादती हो जाती है, अब्बा को थोड़ा भी काम पे होता है। सो हाउ डू यू कमेंट ऑन दैट कि ये फादर्स डे की जो सेलिब्रेशन है ये कितनी ज़रूरी है? वैसे तो एक दिन सेलिब्रेट करना इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं ये जो आपका सवाल है इस पे आने से पहले मैं कहूँगा कि ऑल्दो हम ये बात अक्सर करते हैं कि जी हर दिन माँ का दिन होता है, और होना भी चाहिए, और रिलीजियसली स्पीकिंग होना चाहिए, इसी तरह फादर का भी होना चाहिए। बट मुझे इस रिवायत से इतना मसला नहीं है अगर एक दिन हम सेलिब्रेट भी करते हैं। आई थिंक ये रिवायत भी अच्छी है, no doubt। एट टाइम्स वेस्ट की कुछ बातें अच्छी भी होती हैं। ये हमें एक कैटलिस्ट के तौर पे ये रिवायत याद दिलाती है कि हमने पूरा साल वालदैन को याद रखना है। तो एक दिन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अपने लेवल पे है। और जैसे अरमला आप कह रही थी, इमरान भी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक टू बी अ फादर इज एट टाइम्स अ थैंकलेस जॉब। क्योंकि वालदा ऑफ कोर्स उनका माँ के साथ हम कोई कंपैरिजन या कोई मैच तो नहीं है, लेकिन वालिद भी उतने ही टॉयल और उतनी ही स्ट्रगल से गुजर रहा होता है जितनी माँ गुजर रही होती है। और एट टाइम जैसे बाहर के वो काम कर रहा है, रोटी कमाना इन दिस डे एंड एज भी अगर हम देखें, और अब हम खुद प्रोफेशनल हैं, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब व्हेन यू आर आउट 9 to 5, और लोगों की और तरह की जॉब्स भी होती हैं। तो यू आर लिटरली, आप अपना खून पसीना इन अ वेरी लिटरल सेंस आप दे रहे होते हैं। और जब आप वापस आते हो घर पे तो घर के भी मामलात आपने देखने। अब देखें एक फादर की क्या लाइफ है, एक तरफ वो खुद किसी का सन है, उसने अपने पेरेंट्स को देखना है, एक तरफ उसके अपने बच्चे हैं, उसने अपने बच्चों को देखना है, एक तरफ उसकी बेटर हाफ उनकी ज़ौजा है, उसको देखना है। सबसे बड़ा टास्क है इन वन सेंस। तो आप रियली आप एक वो कहते हैं ना टाइट रोप वॉक है ये। यू ऑलवेज आर बैलेंसिंग, आपको बैलेंसिंग एक्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द टाइम उससे कोई राजी भी नहीं है। एक सबसे बेहतरीन ट्रिब्यूट क्या हो सकता है अपने बच्चों की तरफ से अपने वालिद को, इफ वी टॉक एंड इन पर्टिकुलर फादर्स डे के ऊपर, क्या हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में तो आप एक तो रिकग्नाइज करना शुरू करें फादर की कंट्रीब्यूशन को, फिर फादर को टाइम दें। देखें ये चीज़ें बड़ी सटल हैं, कोई हमने कोई उस तरह से कोई खराज अकीदत का कोई प्ला कार्ड तो नहीं उठाना ना। दीज आर वेरी सटल चीज़ है।
वालिद की जो डिजायर्स हैं उनके ऊपर अपने आप को मॉडल करने की कोशिश करें। और अगर हम इस दिन को बड़ा एक उस तरह देखें तो अगर कोई फादर को चीजें पसंद है वो गिफ्ट का एक्सचेंज हो जाए, कोई इस तरह की लाइट छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स। एक हमारी सोसाइटी के अंदर आई बिलीव कहीं ना कहीं हम सब ने ये फेस किया हो कि ज्यादातर आजकल जो वालिदैन हैं या वालिद हैं वो बड़े पोलाइट हैं, लेकिन हमारा इससे पहले का जो एरा था काफी हद तक इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो वालिद हैं उनको एक सख्ती करख्तगी की अलामत से डर जाते थे हम। और अम्मी भी अगर कोई बात होती थी तो अक्सर अब्बा का रेफरेंस देके मैं डराती थी कि मैं अब्बू को बताती हूँ। और अब्बास होते भी बड़े सख्त थे और अब भी हैं इनफैक्ट अब तो बुजुर्ग हो गए कई, लेकिन उनका डर अपनी जगह मौजूद है। तो आपने चूंकि पढ़ा है, हिस्ट्री को भी पढ़ा है मौजूदा और पढ़ाते भी हैं बच्चों को, ज्यादा बेहतर रोल वालिद का क्या होता है? टू बी अ सॉफ्ट एंड पोलाइट वन, या फिर नहीं वालिद को कहीं ना कहीं वो सख्ती रखनी चाहिए औलाद के लिए? जरूर देखिए, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं अगर वैसे पीछे हम जाएं तो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी ना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज अ वेरी सॉफ्ट डैड, ही वाज अ वेरी सॉफ्ट एंड अ काइंड डैड। और आगे आप जाएं सहाबा कराम के अंदर भी आप वहाँ पे देखेंगे कि बच्चों के साथ पेरेंट्स के एक्सचेंजेस हैं, गपशप है, एक लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेशन भी है, वहाँ पर ये मामला चल रहे थे। हमारे यहाँ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के कल्चर के अंदर वो सख्ती करख्तगी आई। अच्छा, अब टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन भी करना है बच्चों को। ठीक है, जो बेजा लाड प्यार है वो भी बच्चों के लिए तबाही का, आपको कहीं ना कहीं डर खौफ भी रखना होता है कि क्योंकि आपने बच्चे से कोई एथिकल वैल्यूज मोरालिटी वो भी से सिखानी है, तो कहीं वो भी आपको चाहिए और कहीं पे वो सॉफ्टनेस वाली बात भी होनी चाहिए। इट्स बिन अ व्हाइल कि we sometimes we forget to hug our dads. Yes. We hug our mothers but we don't hug our dads. हम उस तरह का फिजिकल अफेक्शन एट टाइम्स करते ही नहीं अपने वालिद के साथ। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वालिद शायद उस चीज़ को मिस भी करते होंगे, कहीं पर वो इग्नोर्ड भी फील करते होंगे कि उनकी जो मिसेज हैं जो कि बच्चों की माँ हैं, शी इज़ गेटिंग ऑल द लाइमलाइट और उनका भी तकरीबन उतना ही रोल है, लेकिन उनको ना फिजिकल अफेक्शन मिल रही है ना उनको उस तरह से अटेंशन मिल रही है, तो थोड़ी ज्यादा मेरा ख्याल है हम भी कर जाते हैं, हमारी तरफ से भी हो जाती है। अच्छा फाद, एक और फैक्टर है जिससे आपने खुद भी कहा, बैलेंस। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं एक फादर के ऊपर, हम वही बातें रिकग्नाइज उसको उस तरह से नहीं करते। और फिर जब बैलेंस में कोई ऊंच नीच होती है तो शायद फिर घर में जो मौजूद ख़वातीन हैं या बच्चे हैं वो ब्लेम बहुत ज़्यादा होता है, और हमने अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा देखा है। मैं अपने घर में भी समटाइम्स हम छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करते। सो आर यू सी कि हमें बैलेंस या इसके रिकग्नाइज करने के साथ एक एप्रिसिएशन या रिगार्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। सो इस ज़र्फ को बड़ा करें ना, हमारे ज़र्फ छोटे हो रहे हैं, ज़र्फ श्रिंक हो रहे हैं हमारे, हम बड़ी छोटी छोटी बातों पे ऑफेंस ले लेते हैं और नाराज ना होइएगा, एट टाइम्स घर की खवातीन एट टाइम्स इसमें रोल प्ले करती हैं। आई एग्री। तो जो घर की खवातीन है, जो घर की माँ है, वो अपने बच्चों को ये बताए कि यार तुम्हारा बाप एक स्ट्रगल करके आ रहा है, अगर तुम्हारी ये ज़रूरत इस टाइम पर ऑन द डॉट पूरी नहीं हुई तो इसके पीछे भी शायद कोई लॉजिक होगा, कोई रीज़न होगा। तो मदर्स का रोल इस सेंस में कि वो अपने बच्चों को अपने बाप के साथ कैसे एसोसिएट कराती हैं, उनका अदब कैसे कराती हैं, वो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूंकि खुद ही छेड़ दिया, हमारे लिए तो हर मिसाल वहाँ से शुरू होती है और वहाँ से ख़त्म होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अगर शख्सियत का अहाता कर पाएँ आप, बिकॉज आपका ये सब्जेक्ट भी है, बतौर फादर, बीइंग फादर, उनका जो रोल रहा टुवर्ड्स बीबी फातिमा ज़हरा, थोड़ा सा ज़रा प्लीज़ अगर बताओ। इतना आपने, अब ये वैसे भी जुमे का दिन है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखें उस दौर में ज़रा आप, इफ़ यू जॉग योर मेमोरी, उस दौर में तो बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था ना, बच्चियों को तो जिंदा पैदा होते दफन किया जाता था। उस प्रिमिटिव माशरे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा से ऐसे मोहब्बत कर रहे हैं कि बीबी आती हैं सलामुल्लाह ताला अलैहा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दस्ते मुबारक को हाथ में थामते हैं, उनको अपनी नशिस्त के ऊपर बिठाते हैं, ठीक है, और फिर उनके पेशानी का बोसा एट टाइम्स लेते हैं। तो इन दोनों की जो मिसाल है, जो फादर डॉटर लव है, आई थिंक कायनात में यू कैन नॉट कंपेयर दिस बॉन्ड। बीबी सैयदा की शादी होती है हज़रत अली उल मुर्तज़ा के साथ। हज़रत अली उल मुर्तज़ा जो घर उनको लेते हैं वो, क्योंकि उससे पहले वो प्रॉफिट ही के साथ रहा करते थे, जो अब सेपरेट होते हैं एक फैमिली यूनिट, तो वो घर थोड़ा सा दूर है। और उस दौर का मदीना इज लाइक आजकल की मस्जिद नबवी। उस दौर का मदीना वो स्मॉल सिटी, और आज की मस्जिद नबवी तो कितना दूर हो सकता है, कितना ही दूर हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को इंस्पायर किया
कि एक और सहाबी के साथ अपने घर को एक्सचेंज करें जो कि बिल्कुल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाला घर है और उसमें खिड़की लगाई गई और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मौका मिलता तो उसका एक कर्टन होता था, कर्टन हटाते और अपनी डॉटर के साथ तब भी कॉन्वर्सेशन करते। तो ये आपका लव। और जब भी किसी एक्सपेडिशन पे जाते, जब भी किसी मुहिम पे जाते, तो सबसे आखिर में जाने से पहले बीबी सैयदा से मिलते और जब वापस आते तो सबसे पहले उनसे मिलते। इससे पता चलता है कि उनकी कितना इंपॉर्टेंट समझते थे अपनी बेटी को। कोई आखिरी few lines and last 30 seconds आप कुछ कहना चाहें इस दिन की मुनासबत से to all the viewers? जी, इमरान एंड नर्मला, मेरा ख्याल है दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे और हमको अपने वालिदैन को और ख़ास तौर पर मेरे वालिद को भी उसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं अपनी बड़ी हम्बल कैपेसिटी में मैं अपने वालिद को भी ट्रिब्यूट थोड़ा देना चाहूँगा। जो 2 लफ्ज़ आज मैं बोल पा रहा हूँ, इट इज़ ऑल ड्यू टू हिम। जो पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग मुझे कराया करते थे, मुझे याद है आज भी, खड़ा करके घर में मेकशिफ्ट बना के, हाँ, तो वो कहते थे अब बोलो, इस तरह बोलना है, इस तरह करना है। तो whatever I am and whatever we are, it is all due to our fathers also. Thank you very much for being with us. बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। असद फाद अली काज़मी मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे इस इंपॉर्टेंट डे के हवाले से। सो डू वैल्यू योर फादर। अगर ज़िंदगी में अगर दुनिया से चले गए हैं तो दुआओं का सिलसिला मत तोड़िए और अगर हयात हैं तो उनको वैल्यू कीजिए। ये वक्त आपके फिर हाथ नहीं आना, फिर याद करेंगे आप। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस वीक के आखिरी प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा आपको हम बताते चले, कारवां सराय होता है हमारा प्रोग्राम। हर संडे को आप देखते हैं शाम 7:05 पर इनविक 7 to 8 और इसके अंदर मुस्तनफ़ हुसैन तारर साहब अपनी लाइफ स्टोरीज़ बताते हैं, अनटोल्ड स्टोरीज समाओ। और सादिक़ैन का तस्करा है, सादिक़ैन का क्या तस्करा है, ग्लिम्स हमारे पास मौजूद है, ज़रा देखिए और फिर वापस आते हैं। एक नकाद ने कहा था कि आप सादिक़ैन की मुसव्वरी को तब तक नहीं समझ पाते जब तक आप उसकी शायरी नहीं पढ़ते, क्योंकि उसने अपनी शायरी में उसका जो फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा ख़त्ताती और वो सारा कुछ, या फ़लसफ़ा मुसव्वरी, वो बयान कर दिया है। ख़वातीन व हज़रात, एक मुसव्विर हैं, उनका नाम है बैंक्सी। शायद आपने नाम सुना होगा। ये बैंक्सी क्या है, नोबडी नोज़, किसी को पता ही नहीं कौन है। बंदा है, जिन है, भूत है, परीत है, उसके वजूद की कोई डेफिनेशन है ही नहीं, लेकिन वो इस वक्त दुनिया के बड़े मुसव्वरों में शुमार होता है। कब हैं रवश आम के लिखने वाले, हरफों को हैं दिल थाम के लिखने वाले, तख्ती पे शबाना रोज़ खूने दिल से, हम तो हैं तेरा नाम लिखने वाले। आशिक के लिए रंजो अलम रखे हैं, शाहों के लिए ताजो अलम रखे हैं, मेरे लिए क्या चीज़ है मैंने पूछा, आई ये सदा लौहो कलम रखे हैं। अच्छा, उसके दौरान ऐसे ही, क्योंकि मैं 15-20 वो मार्कर ले आया था, तो मैंने कहा कि हजूर वो जी चाहा कि ये भी इस्तेमाल हो जाए, 2-4 रंगों के मार्कर। मैंने कहा कि इनको इस्तेमाल नहीं किए करेंगे आप? कहेंगे तार साहब, अगर आपके पास 100 टाइयाँ हों, इसका ये थोड़ी मतलब है कि एक सूट के साथ सभी पहन लें। वो जो है ना कि शरीर खामा निवाए सरोश नहीं है, ये शरीर खामा सुनिए। और वो उसके साथ घिसट जो थी, उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। तो कहने लगे ये है सादिक़ैन के शरीर खामा की आवाज़। जी, इतवार को 7:05 पे आप देख सकेंगे कारवां सराय। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम आपसे अब मिलेंगे मंडे को, क्योंकि कल और परसों हमारी छुट्टी है। आपकी छुट्टी नहीं है, आप बच्चों का शो नहीं, आप बेस्ट ऑफ देखेंगे, हमारी छुट्टी है। हम आपसे मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।